हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा अगेन। वेलकम टू आवर चैनल एडटेक एजुकेशन। तो भाई आज के लेक्चर में हम क्लास 11 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है सेल, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यार ये बायोलॉजी में हर चैप्टर का एक तरह से क्या है, बेसिक चैप्टर है। ठीक है, मतलब एक बेसिक एक तरह से कॉन्सेप्ट है जो कि हर चैप्टर में क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, ये सेम चैप्टर का नॉलेज हम अप्लाई करने वाले आगे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सेकंड टर्म में, उसमें भी आएगा। ठीक है, और भी मतलब इवन कहीं पे भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे, किसी का भी डायसेक्शन वगैरह करोगे तो सेल का स्टडी तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब एक तरह से काफ़ी बेसिक चैप्टर है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भाई चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 8 है पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, नया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना भाई। ठीक है, तो नाम है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नाम। अब सबसे पहले बात करते हैं क्या कि सेल होता क्या है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेल, और सेल समझने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि साइटोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज साइटोलॉजी। बेटा साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है क्या, सेल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शन के बारे में जो स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो साइटोलॉजी क्या होता है बेटा, इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट या इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of structure, function of cell। तो भाई बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर, बेसिकली सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि भाई ये सेल होता क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे कोई भी बिल्डिंग बनने के लिए, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बनने के लिए ईंट की जरूरत होती है, वही ईंट की रिपीटेशन से बिल्डिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी बनाने के लिए, बनने के लिए हमें एक छोटे से बिल्डिंग ब्लॉक की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, इसलिए सेल को बेटा हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। ठीक है, तो पहली बात सेल का डेफिनेशन लिखेंगे, देन फिर इसके बारे में आगे प्रोसीड करेंगे। तो सेल का डेफिनेशन क्या है? सेल का डेफिनेशन होता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है बेटा? इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल पहली बात है भाई स्ट्रक्चरल क्यों? स्ट्रक्चरल को हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी की जो संरचना है, उसकी बॉडी जो बनावट है, वो किससे हुई है, सेल से। मतलब बॉडी बनी है सेल से, इसलिए स्ट्रक्चर। अच्छा, बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, मेटाबॉलिज्म है, जो भी फंक्शन है, वो सब सेल के अंदर होते हैं, इसलिए सेल को हम फंक्शनल भी कहते हैं। यूनिट क्यों? एक छोटी सी इकाई है बेटा, जैसे ईंट एक छोटी सी इकाई होता है बिल्डिंग का, वैसे सेल भी एक छोटी सी इकाई है, तो इसलिए इसको यूनिट कहते हैं। यानी कि बॉडी बनी भी सेल से है, बॉडी में काम भी कौन कर रहा है, सेल ही कर रहा है, इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम सेल का एक बेसिक डायग्राम बनाएं, ठीक है, सेल का अगर एक जनरल डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा दिखता देखने में। ठीक है, ये सबसे बाहर की जो बाउंड्री होती है बेटा जी, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, कभी कभार सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। सेकंड बात करते हैं कि साइटो, ये जो हमारा सेल है, सबसे बाहर वाला जो बाउंड्री है बेटा, इसको तो हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। सेल के जो सेंटर में एक स्फेरिकल काफी डेंस स्ट्रक्चर होता है बेटा, स्फेरिकल होता है और डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन लोग कहते हैं न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। और जो ये हमारा सेल है वो ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर से अंदर में भरा होता है। ये न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का जो स्पेस है वो जेली लाइक सब्सटेंस से भरा होता है, और इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है।
तो आओ जरा डिस्कस कर ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली एक तरह से सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो साइटोप्लाज्म को क्या करता है, एनक्लोज करता है। ठीक है, तो इट इज दी outermost it is the outermost boundary that encloses cytoplasm। सो भाई बेसिकली देखा जाए तो हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है क्या है, ये एक तरह से साइटोप्लाज्म को घेरने वाला सबसे बाहर का बाउंड्री है, एक सबसे बाहर का लेयर है। इसी को हम सेल मेम्ब्रेन या प्यार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भैया ये साइटोप्लाज्म क्या बला है। तो आ जाओ साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं बेटा। साइटोप्लाज्म एक तरह से ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो पाया जाता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म होता क्या है भाई, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज दी जेली लाइक structure found between the region of nucleus and plasma membrane, plasma membrane बोल दो या सेल मेम्ब्रेन बोल दो, बात एक ही। ठीक, जो भी सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो भी एक्टिविटी होता है वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि भैया ये जो साइटोप्लाज्म है एक तरह से साइट है। किसका साइट है बेटा, साइटोप्लाज्म एक तरह से साइट है सारे बायोकेमिकल एक्टिविटी का, क्योंकि एक तरह से सरफेस प्रोवाइड करता है कि सारे केमिकल रिएक्शन इसी के अंदर हो। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म है क्या, इट इज साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप बायोकेमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी सेल के अंदर एक्टिविटी है बेटा, जो भी सेल के अंदर क्या है, एक्टिविटी है, वो इसी के अंदर हो रहा है। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ठीक है, हम अभी आगे पढ़ेंगे कि जो भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि भाई प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, आपका गोल्गी बॉडी हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, ये जितने जो हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स है वो सब किसके अंदर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म का भाई साहब एक और रोल है, उसको भी आपको पता होना चाहिए। एक और रोल क्या है बेटा कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स कंटेन होते हैं। ठीक है, तो इट कंटेन्स ऑल सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर क्या होते हैं, कंटेन होते हैं, लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। ठीक है, तो आई होप आपको साइटोप्लाज्म का एक तरह से बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया। आगे बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि भैया ये न्यूक्लियस क्या होता है। तो आओ समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। भाई देखो, ये जो न्यूक्लियस है ना, बेसिकली सेल के सेंटर में पाए जाने वाला एक स्फेरिकल गोलाकार स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी डेंस है। ठीक है, अब डेंस क्यों है, क्योंकि भाई हमारे सेल के अंदर जो भी डीएनए होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, सबके सब इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी डेंस होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता क्या है, तो न्यूक्लियस एक तरह से बेटा क्या है, ये इट इज डेंस सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सारे वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे। डेंस है, सेंट्रली लोकेटेड है, सेंटर में, स्फेरिकल गोलाकार स्ट्रक्चर है। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का सबसे बड़ा जो रोल है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि भैया न्यूक्लियस के अंदर ना जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी कि बेटा इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। अब वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लोग बताइए भाई कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए, बहुत सही। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या होता है भाई, डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म सभी को पता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। तो ये हमने एक तरह से सेल का ओवरव्यू देखा कि कोई भी जो जनरल सेल है उसके अंदर ये तीन चीज़ पाया जाएगा। पहला न्यूक्लियस, ठीक है, दूसरा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक तरह से जनरल स्ट्रक्चर है सेल का, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक तरह से सेल का हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए
आगे बात करते हैं हम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, तो अभी हमने देखा क्या, अभी हमने देखा कंपोनेंट्स या एक तरह से कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या प्रोसीड करना है, इस चैप्टर में पहले डिस्कवरी वगैरह तो बात करेंगे, बट उससे पहले एक आपको मैं फ्लो चार्ट देना चाहूंगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते बेटा क्या, कि सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अपन सेल की बात करें तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले हम देखने वाले क्या, चैप्टर बहस पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा सेल का, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा बेटा, उसमें हमने पढ़ा कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट बोल दो या फिर एक तरह से कंपोनेंट बोल दो, ठीक है। तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, अभी हमने डिस्कस करा कौन कौन सा। एक तो पाया जाता है बेटा जी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या जिसको अपन क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा जो पाया जाता है वो होता है बेटा क्या, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तीसरा जो है उसको हम कह रहे हैं क्या, न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। अब ये बार बार जेनेटिक मटेरियल बोल रहा हूँ, इसका क्या काम होता है, तो सुन, जो भी पेरेंट से इंफॉर्मेशन बच्चों में पास होता है वो पास करवाने का काम होता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए का, ठीक है। तो ये सारे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसलिए न्यूक्लियस को एक तरह से कह सकते हो सेल का ब्रेन है, जो पूरे सेल को कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। चलिए अब फिर हम आगे पढ़ेंगे क्या, कि अच्छा हाँ, साइटोप्लाज्म तो है ही भैया, बट साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है बेटा, एक तरह से काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो भाई सेल के अंदर तो भाई साहब सेल ऑर्गेनल्स भी पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में, तो सुनो, मैं सेल ऑर्गेनल्स को ना जनरली 3 टाइप में क्लासीफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, कि कितना मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जनरली बेटा 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला पाए जाते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ऐसे सेल ऑर्गेनल जो कि डबल मेम्ब्रेन यानी कि 2 मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। सेकंड क्या होता है बेटा जी, सेकंड क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और जो तीसरा होता है उसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होता, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है, बिना मेम्ब्रेन। अब देखो भाई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हमारे सेल में सिर्फ 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, तो एक तो होता है हमारा, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको प्यार से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा आपने। सेकंड चीज होता है बेटा प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड्स। अच्छा, वो प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम क्या कह देते हैं प्यार से, क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। अब ऐसा मत समझ लेना कि प्लास्टिड सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही होता है, नहीं, प्लास्टिड 3 प्रकार के होता है, वो इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, और तीसरे जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो भाई ये तीनों प्रकार के प्लास्टिड को अपन लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर हाँ, ये जो 2 थे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा जी और दूसरा प्लास्टिड, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, इसलिए इसको हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में प्लेस करते हैं। आगे बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन में। तो सिंगल मेम्ब्रेन में किस किस को पढ़ना है, ध्यान से देखिए। सिंगल मेम्ब्रेन में हमें काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स की डिस्कशन करनी है, जैसे कि ईआर को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें दोनों आता है, एक तो आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है बेटा जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एसईआर आरईआर दोनों का स्ट्रक्चर डिटेल में और फंक्शन डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, एक तरह से गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी कह लो अपैरेटस कह लो, बात एक ही है, ठीक है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। फिर थर्ड जो है हमारा, उसका जो नाम है लाइजोसोम्स, ठीक है, लाइजोसोम्स को तो भाई प्यार से सुसाइडल बैग कहते हैं इसको, ठीक है, याद करो बचपन के दिन, सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए सुसाइडल बैग कहते हैं। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वैक्यूल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है।
वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कुछ जो हमें लगेगा इस चैप्टर में है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट तो हमारे पास कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। आगे बात करते भैया ये बिना मेम्ब्रेन वाला कौन सा है, तो बिना मेम्ब्रेन वाला एक है राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को अपन प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का ठेका किसके पास है, राइबोसोम्स के पास ही है, ठीक है। किसके पास है बेटा, राइबोसोम्स के पास ही। और भी कुछ कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और भी हम क्या करने वाले हैं, और भी कुछ कुछ डिस्कस करने वाले, जैसे कि सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, ठीक है। और भी एक चीज़ हम करेंगे क्या, पेरोक्सिसोम्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे जो कि इनसे थोड़ा सा अलग है। बट जो मेन हमारे पास जो सेल ऑर्गेनल्स है यही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 सेल ऑर्गेनल्स है जो कि हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको इतना क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें हम और भी करने वाले हैं इस चैप्टर में, जैसे कि बेटा जी क्या, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। हम क्या डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ सेल डिस्कस करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल। तो इसमें इस चैप्टर में अपन लोग क्या करने वाले, टाइप्स ऑफ सेल भी डिस्कस करने वाले अपन, टाइप्स ऑफ सेल। अब इसमें हम सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी बात करेंगे हम, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ऐसे अपन बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस भी करने वाले हैं, ठीक है। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, इनके बीच में भी हम क्या करेंगे, अपन लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, डिटेल में काफ़ी, ठीक है। फिर हम इसमें इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं कि सेल नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सेल नंबर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का क्या करते हैं बेटा जी, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसको हम पहले स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको 2 प्रकार में क्लासिफाई करा गया, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 प्रकार में ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई करा है, किसके बेसिस पे भैया जी, वो हमने करा बेटा सेल नंबर के बेसिस पे, ठीक है। अब भाई देखो, 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो होते हैं भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक तो होते हैं भाई साहब क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, नाम से ही पता चल रहा है इसके क्या, कि यूनिस का मतलब क्या होता है एक, सेलुलर का मतलब क्या होता है सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल पाए जाते हैं, सिंगल सेल पाए जाते हैं, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, सिंगल सेल पाए जाते हैं, पहला डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस इसमें मल्टी सेलर में क्या हो गया कि इनमें मैनी सेल्स पाए जाते हैं, मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी। तो इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, मैनी सेल्स, बहुत सेल्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए सेकंड बात करते हैं, और सेकंड पॉइंट पे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की एक खास बात होती है क्या, कि भाई इनमें ना डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कोई तुम्हारा घर बन रहा है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लेबर्स हैं, तो हर वर्कर का काम अलग अलग होता है। कुछ का काम होता है ईंट पहुंचाने का, कुछ का काम होता है सीमेंट वगैरह बनाने का, ठीक है। कुछ वो घर बना रहा होगा तो होता है कुछ अलग काम। मतलब बेसिकली बात क्या है कि डिफरेंट लेबर का डिफरेंट काम होता है। तो वैसे ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत प्रकार के सेल पाए जाते हैं और हर सेल का अपना अलग अलग काम होता है। पर यूनिसेलर में तो एक ही सेल पाया जाता है, तो उस बेचारे एक ही सेल को सारे काम करने पड़ेंगे, यानी में कोई लेबर का बंटवारा नहीं हो पाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाएगा, एक ही सेल को सारी मजदूरी करनी पड़ेगी, यानी इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। तो यहाँ पे लिख देना क्या, डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया नहीं जाता है, पर वही इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, क्योंकि हर सेल का अपना अलग अलग काम होता है, यानी काम बट रखा है। सेल को लेबर मान लो और काम फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट।
अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, अगर कोई पूछ ले तो बता देना क्या, कि ईच सेल हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन, हर सेल का अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो ईच सेल हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन। ऐसा नहीं है कि एक ही सेल सारा काम करे जा रहा है। जो तुम्हारे आंख के अंदर सेल है वो देखने में हेल्प करेगा, सुनने में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो हर सेल का अपना अलग अलग बेटा काम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है काफ़ी फास्ट होते हैं, मतलब इस अपने जनसंख्या बहुत फास्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कुछ मिनटों में अपनी पॉपुलेशन हजारों लाखों कर सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, बट वही मल्टी सेलर में स्लो होता है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ भाई 9 मंथ लग जाते हैं बच्चा पैदा होने में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी स्लो रिप्रोडक्शन होता है, और कौन कौन से डिफरेंस है भैया, और डिफरेंस तो एक यही है भाई, क्या फोर्थ नंबर पे डिफरेंस ये हो सकता है, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, लो हो गया। फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो भाई यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनका जो बॉडी होता है काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। अच्छा, इनका बॉडी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे सेल पाए जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो ही होगा, ठीक है। फोर्थ में सबसे बेटर आप एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में कुछ एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, जैसे कि बचपन से पढ़ के आए हो अमीबा क्या है, एक प्रकार का यूनिसेलर है। आपने बचपन में यीस्ट पढ़ा, यीस्ट क्या है बेटा, यीस्ट एक प्रकार का यूनिसेलर फंगी है। सारे फंगी क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, पर यीस्ट इकलौता ऐसा फंगी है जो कि बेटा यूनिसेलर है। फिर हमने पढ़ा बेटा पैरामीशियम। अब ये जो पैरामीशियम होता है चप्पल शेप का होता है, पढ़ाया होगा कभी ना कभी 9th-10th में, ठीक है। तो भाई ये पैरामीशियम भी होता है, ये भी यूनिसेलर होता है। जो भी बैक्टीरियाज होते हैं बेटा जी, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया वो सबके सब क्या होते हैं, यूनिसेलर ही होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मल्टी सेलर में। तो मल्टी सेलर में हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा, फंगी हो गया, बस एक फंगी को छोड़ करके, उसका नाम क्या है, यीस्ट को छोड़ करके बाकी सारे फंगी किसमें आएंगे, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। बाकी एनिमल्स और प्लांट लिख देना, मोर देन सफिशिएंट इसका एग्जांपल, ठीक है। तो आई होप आपको यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं दूसरा जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्या, कि सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। तो भाई टाइप्स ऑफ सेल डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेल जो देखा जाए तो सेल बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। इधर लिखते हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल, और इधर पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है भैया प्रोकैरियोटिक सेल, तो देखो भाई इसके ना नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, बहुत पुराना, बहुत प्राचीन, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव, यानी बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, ठीक है। तो प्रो मतलब है प्रिमिटिव, प्रो मतलब है क्या, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब एंशियंट, बहुत पुराना है, ठीक। कैरियोटिक मतलब क्या होता है, कैरियोटिक वर्ड बना है कैरियन से, और कैरियन का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के भाई साहब प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, बहुत पुराने जमाने के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी बायो में कभी यू वर्ड आ जाए तो यू से समझ जाना क्या है, यू से समझ जाना बेटा ट्रू। यू से क्या बेटा, ट्रू है। और कैरियोटिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या है बेटा, सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक तरह से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, सॉरी, प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते, यू में होते हैं, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाएगा। यानी कि बेटा इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब ये भैया जी वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कि जो इनका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होगा, अच्छे से बना होगा, पूरी तरह से फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता,
थर्ड पॉइंट ये है भाई कि इसमें न्यूक्लियस घिरा नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। न्यूक्लियस नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। बट भाई इसमें न्यूक्लियस दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और याद रखना बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना डबल होता है, 2 लेयर होते हैं, ठीक है, 2 लेयर होते हैं। आगे बात करते हैं फोर्थ, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं भाई, तो मैंने अभी पढ़ाया, जो मेम्ब्रेन वाले, मतलब डबल मेम्ब्रेन वाले और नहीं तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सब सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया नहीं जाता है। यानी इसमें क्या होते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, वो डबल मेम्ब्रेन वाले भी नहीं होंगे और सिंगल मेम्ब्रेन वाले भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ठीक है। सिर्फ इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो भाई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, कुछ और पॉइंट लेते हैं, जैसे कि फिफ्थ पॉइंट ये बेटा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, ठीक है। बट ये जो है बेटा बिगर इन साइज होते हैं, इनके कंपैरेटिव ये बड़े होते हैं, बिगर इन साइज। और बात करें सिक्स्थ पॉइंट, तो भाई ये काफ़ी फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, इनसे बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरिया कुछ मिनट में लाखों कॉलोनीज बना सकता है, लाखों पॉपुलेशन बना सकता है। तो इनमें क्या होता है, वेरी फास्ट रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है भाई, इसमें स्लो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और एक तरह से उसमें प्रिमिटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रिमिटिव पुराने जमाने वाला होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा और 1-2 पॉइंट हम लेने वाले हैं इसमें आगे। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए 6th हो गया, 7th पॉइंट। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, सिंपल सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस मियोसिस वगैरह ये सब इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल सेल डिवीजन होते हैं, इसमें सिंपल सेल डिवीजन होते हैं। अब सिंपल सेल डिवीजन कौन सा होता है, बाइनरी फिजन वगैरह, ऐसे ही टूट करके 1 से 2 सेल बन गया, ठीक है, तो बाइनरी फिजन वगैरह होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन होता है, कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन होता है इसमें। अब कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन कौन से होते हैं, 9th क्लास में सेल चैप्टर में सबसे लास्ट में पढ़ा होगा आपने, मियोसिस माइटोसिस। और हाँ, इस पे पूरा चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर ना सेल डिवीजन, उसमें तो पूरे चैप्टर में मियोसिस प्लस माइटोसिस के बारे में पूरा चैप्टर बन रखा भाई, तो उसमें तो डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना 11th क्लास के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्या कि हाँ, अब तो भाई आपको एक एग्जाम्पल ज़रूर पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के कौन से एग्जाम्पल हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, तो जितने जो बैक्टीरियाज हैं ना इस पृथ्वी पे, जितने जो बैक्टीरियाज हैं वो सब के सब एग्जाम्पल है किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के, बस एक ही एग्जाम्पल है इसमें। अच्छा, इसकी बात करें बेटा जी, किसकी, यूकैरियोटिक सेल में कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, जानवर, इंसान, सब के सब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सारे प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, यूकैरियोटिक होते हैं, सारे एनिमल्स यूकैरियोटिक होते हैं, सारे फंगी यूकैरियोटिक होते हैं, सारे प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया को छोड़ करके सारे जो 4 किंगडम थे ना, चारों के 4 इसमें आते हैं। यानी कौन कौन से आते हैं बेटा, एनिमल्स आते हैं, सारे एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं भैया, और क्या आते हैं, फंगी आते हैं सारे, ठीक है, फंगी आते हैं, एंड क्या, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आते हैं मोनेरा को छोड़ करके, यानी मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया किसमें पाया जाता है, मोनेरा किंगडम में ना, वो सिर्फ इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगर इतना आ गया आपको तो यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं।